कहां कहां से हम प्राचीन भारत का अध्ययन करते हैं या प्रमाण जुटाते हैं, कौन कौन से हैं, उन्हीं स्रोतों में जो पॉइंट्स राइज करते हैं वो नोट करके चलिए आप। अच्छा, इसके लिए अलग कॉपी बनाए हैं आपको? एकदम नया एकदम नया नया है, इतने कॉपी में नहीं होगा। हाँ, एक ले लीजिए और हार्ड बाइंडिंग कर लीजिए। हाँ, जिससे कि जल्दी से वो नष्ट न हो। ये तो फटना शुरू हो जाएगा 2-4 महीना के बाद। दूसरा एकत्रित करेंगे, ये तो ऐसे है रफ। हाँ, यहाँ रफ पर लिखिए काट छाट करने के लिए, लेकिन घर जाने के बाद फेयर जरूर करेंगे। एक कलेक्शन पूरा रहेगा आपके पास। और इधर आप लोग कुछ फॉर्म भी भर रहे हैं क्या? परीक्षा अधिक से अधिक दीजिए आप। वही बात हम बोल के इन लोग कहते कि भरो फॉर्म, लेकिन नहीं भरी। परीक्षा से घबराना नहीं है, और ये भी नहीं घबराना है कि भरे थे इसमें नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, वैसी परीक्षा मत दीजिएगा जो जाना पड़ जाए आपको इंदौर, वैसी परीक्षा मत दीजिएगा। घर में चूल्हा चक्की कर लीजिएगा, वो ठीक है। अभी अभी यूपी की एक परीक्षा चल रही थी, पीटेट करके, हाँ, भीड़ का गैदरिंग, उसमें भी लड़कियों को भी देखे हम लटक करके जाते हुए। बहुत दर्दनाक स्थिति है। वैसी परीक्षा देखने से क्या फायदा है जिसमें जान चली जाए? अरे जान रहेगी तो बड़ी परीक्षा जिंदगी में पड़ेगी, जान बचाना है। पटना वगैरह आना जाने की बात रहे, वैसी परीक्षा आप लोग दीजिए। और वैसी परीक्षा यदि सेंटर मिलता है तो उसमें पीछे मत हटिए। परीक्षा देने से एक आइडिया मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, परीक्षा हॉल का एक हेजिटेशन होता है। हेजिटेशन क्या होता है मैं बताता हूं आपको। परीक्षा हॉल के बाद जो क्वेश्चन हमको याद है एकदम 100% सेम क्वेश्चन आ जाता है, परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं, नजर पड़ी, अब जाओ, याद ही नहीं पड़ रहा है उसका आंसर, एकदम दिमाग काम नहीं करता है उस समय। और जैसे ही आपका आंसर शीट जमा हुआ, निकले, याद लो, छूट गया, इसका तो यही आंसर था, एक क्वेश्चन आपका गया। एक परीक्षा हॉल का जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो अलग होता है बाहर से। यह हेजिटेशन समाप्त होता है बार बार परीक्षा देने से। इसलिए परीक्षा देने से आप लोग घबराएंगे नहीं कि नहीं हुआ, मत हो, लेकिन दे परीक्षा जरूर। निकट में यदि कोई सेंटर वैसा मिलता है तो चपरासी से लेकर कलेक्टर तक देते जाइए परीक्षा। उसमें कोई इज्जत जाने की बात नहीं है कि कोई कमेंट करेगा कि तुम चपरासियों को भी देता है और कलेक्टर वाला भी देता है। के साथ पापा मना करता है, मना करता हूं तो फिर भी भरो, बोल देना कि सब कलेक्टर वाला फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन वो पापा को समझाना कि ऐसी ऐसी बात होती है परीक्षा में। परीक्षा से घबराना नहीं चाहिए। असफलताएं मिलती है, लेकिन सफलता की शुरुआत भी उन्हीं जगह से होती है। असफलता से ही सफलता मिलती है, इसलिए घबराना नहीं है। एक दृष्टि जो IAS का है, बहुत माय डियर आदमी है वो, एकदम बहुत अच्छा से, और ढंग से बातचीत भी, मिठापन भी है उनकी आवाज में, ढंग से समझाते भी हैं। नॉलेज तो बहुत भास्ट है, बहुत भास्ट है, सारी चीजों पर उनकी जो पकड़ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको, वो जब UPSC दिए थे तो उनको रेवेन्यू मिला था, IAS तो मिला नहीं उनको, IPS तो मिला नहीं, IAFS भी नहीं मिला, रेवेन्यू मिला। रेवेन्यू ऑल इंडिया, हाँ, ऑल इंडिया ऑल इंडिया टैक्स कलेक्टर करके है, या टैक्स, हाँ ऐसा ही कुछ है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसका होता ही है। प्रमोशन से वो IAS होंगे, वो अलग चीज है, लेकिन जो सिलेक्शन लिस्ट में बना उसमें उनका रैंक नहीं है,
जबकि वो आईएएस के कोचिंग देता है, उसका पढ़ा हुआ सैकड़ों नहीं हजारों लोग आईएएस होगा, खुद आईएएस नहीं हुआ। हमारे यूनिवर्सिटी में बीएन कॉलेज में मैथ के एक टीचर थे विनय कंठ थे मैथ के टीचर, लेकिन क्या हिस्ट्री, क्या ज्योग्राफी, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हर चीज उनको कंप्लीट था और सभी कोचिंग में वो जाते थे पढ़ाने के लिए, मैथ नहीं, यही जनरल स्टडीज। खुद जब यूपीएससी दिए थे तो आईएएस नहीं हुए, आईपीएस नहीं हुए, उनको मिला अलाइड, शायद रेलवे मिला था, वो छोड़ दिए, आकर के अपना प्रोफेसरी करने शुरू कर दिए जो करते थे बीएन कॉलेज में। कहने का मतलब यह कि कोई जरूरी नहीं होता है। अच्छा, मेरे साथ जब हम ऑनर्स में थे तो हमारे एक इंग्लिश के प्रोफेसर थे, सम मजूमदार उनका नाम था, उन्हीं का लड़का था, ज्योग्राफी उसका स्पेशल था, हमारा हिस्ट्री था। बीए में जब हम लोग सोचे भी नहीं थे कि हम लोग को यूपीएससी देना है, वो बैठ गया, पीटी दे दिया, पीटी में उसका सिलेक्शन हो गया, पीटी हो गया। जब पीटी हो गया तब कहा कि सर अब क्या करें भाई, अब तो मेंस की तैयारी करनी है। मेंस भी दिया, 4 या 5 महीने के बाद हुआ, तैयारी किया 4-5 महीना, मेंस भी हो गया, इंटरव्यू फेस किया, इंटरव्यू हो गया, एलाइड मिला उसको रेलवे, और भी पटना स्टेशन। सोचो कि जब कभी लक बहुत काम करता है, बहुत काम करता है, सब कुछ पढ़ा हुआ और आपका नहीं होगा। मैं अपनी कहानी बताऊं, जब हॉस्टल में रहते थे तो एक बार 95 में या क्या, उस समय झारखंड अलग नहीं था, तो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई बीपीएससी से, लालू जी के समय हुआ था। सब हॉस्टल के बहुत सारे विद्यार्थी दे रहे थे, भर रहे थे। लोगों ने कहा कि से चलो हम लोग भी भर देते हैं, भर दी। मैथ तो हमको जो बुझाता है तो हमें भरोसे, लेकिन उसमें ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन था और जीएस ही था, और जीएस के साथ बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, भारत का रक्षा मंत्री कौन है, अजीब टाइप सा, मैंने एकदम बुझौनिया टाइप का क्वेश्चन था। जब रंगना शुरू किए तो चले गए सीधे 95 तक, बीच में रुकने का कहीं कोई सवाल ही नहीं था। मुश्किल से 10 मिनट लगा, हमारा 95 क्वेश्चन रंगा गया, 5 क्वेश्चन बच रहा था। तो सोचो कि थोड़ा पानी पी ले, अभी तो सब समय बचा हुआ है, क्या दिक्कत है। एक क्वेश्चन का आंसर हमको उसमें नहीं आया, 99 क्वेश्चन हमारा बन गया। चुपचाप बैठ गए, 2 घंटा या क्या था समय, ऐसे ही बैठ करके गुजारना भी मुश्किल था। बगल में हॉस्टल का एक लड़का था, बगल के रूम से, वो आया दौड़ा हुआ, भैया उसको बता दिया, चला गया। अब रिजल्ट जब आया तो मेरा कहीं नाम नहीं, 99 क्वेश्चन, उसमें गलत होने का कोई सवाल ही नहीं था, कोई क्वेश्चन ही नहीं था, कोई स्टैंडर्ड रहता तो। अच्छा, जो लड़का पूछने आया था मुश्किल से हमसे कम से कम 7-8 साल जूनियर वो लड़का था, उसका हो गया। अब इसको क्या कहोगे? हालांकि हो भी जाता तो हम नहीं जाते, ये भी गारंटी है कि नहीं जाते। उस समय तो जुनून था आईएएस का, यूपीएससी का, हर लड़कों का होता है एक जुनून। तो उस समय दूसरी स्थिति थी, हम लोग तो ऐसे मनोरंजनार्थ गए थे, चलो आते जाते हैं इसी नाम पर, पता नहीं क्या था उसे। तो कहने का मतलब यह कि परीक्षा से घबराना नहीं चाहिए, न भी हो कोई बात नहीं, लगे रहिए, होना तो है ही। हालांकि परीक्षा होगी तब ना, होने और न होने का सवाल है। जब वैकेंसी ही नहीं आएगी तो कहां से परीक्षा आप दीजिएगा, और वैकेंसी कहां आएगी? जो भारत की संस्थाएं थी, सार्वजनिक संस्थाएं भारत सरकार की, जिसमें नौकरी देने का चांस होता था, वो तो बिक गई, अडानी अंबानी के हाथों में बेच दिया गया। वैकेंसी कौन दे रहा आपको? सबसे ज्यादा नौकरी मिलती थी रेलवे में, बैंकिंग सेक्टर,
आपका टेक्सटाइल सेक्टर, एशिया में सबसे ज्यादा यदि नौकरी कहीं मिलती है तो भारत के रेलवे और टेक्सटाइल सेंटर में, पूरे एशिया में। अब वो है ही नहीं आपके पास, उसका मालिक हो गया अडानी अंबानी, नौकरी कौन देगा आपको? LIC बिक गया, 25% हिस्सा बेच दिया गया। आने वाला जो समय है हमारा बहुत अंधकार में, बहुत अंधकार में। इसी प्राइवेटाइजेशन से बचाने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार थी, जितनी भी माइंस थी, खान, सब खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, सबको भारत सरकार के अंडर में लिया गया, वो सब प्राइवेट चलता था। प्रीवी पर्स जो मिलता था, जब यहां से अंग्रेज गए भारत छोड़ करके और भारत के जमींदारों को मिला लिया गया भारत संघ में, तो जमींदारों ने एक शर्त रखी थी कि हमको कुछ पेंशन तो मिलना चाहिए ना, हमारी जमींदारी को अच्छी लिया जिससे हमारी आमदनी होती थी। तो उस समय जो अंग्रेजी सरकार थी उनको प्रीवी पर्स बांध दिया था, एक पेंशन देती थी जिसको प्रीवी पर्स कहते थे। इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं, ये कोई विशेष नागरिक थोड़े हैं हमारे देश के, जैसा सभी नागरिक है, संविधान के सामने, कानून के सामने हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, कानून के सामने सब कोई बराबर है। तो फिर इनको क्यों दिया जाएगा पेंशन? प्रीवी पर्स समाप्त। ये होता है सरकार अपने नागरिकों के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए, जब हम चिंतित नहीं है, जबकि उन्हीं नागरिकों को से टैक्स ले रहे हैं। यहां गरीब से एक चीज दिमाग से निकालिएगा आप लोग, कुछ लोगों के दिमाग में है कि हम लोग टैक्स थोड़ी देते हैं, बड़का बड़ा आदमी टैक्स देता है। टैक्स का मतलब वो लोग समझता है सिर्फ इनकम टैक्स। नो, 5 रुपया का चॉकलेट आप खरीदते हो, उस पर आप टैक्स देते हो सरकार को, देते हो ना, देखे हो कभी? उस पर लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। इसका मतलब कि उस 5 रुपए में से भी आपसे टैक्स लिया गया और आपने दिया, इसी टैक्स से सरकार चलती है। तो जब हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? दिन भर में 13 बार सूट बदलने के लिए? ये इसके लिए नहीं दे रहे हैं। हम दे रहे हैं कि जब भी हम पर आफत हो तो आप हमारी मदद करें, दवा दें, शिक्षा दें, रोजगार की व्यवस्था करें। इसके लिए सरकार होती है किसी भी देश में। अब भारत तो लोक कल्याणकारी राज्य है ही। लोक का मतलब ये होता है जनता, जनता के कल्याण के लिए। लेकिन जब कोरोना आया तो लाशें बिछ गई, न तो ऑक्सीजन मिला, न वेंटिलेटर मिला, न बेड मिला। हमारे टैक्स का क्या हुआ पैसा? ये होता है एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। आप प्रश्न कीजिए, पूछिए उंगली उठाकर जिनको आप वोट देते हैं कि हमने आप हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे सरकार का अंग है, हम टैक्स देते हैं आपको, फिर हमारे कल्याण के लिए कौन व्यवस्था करेगा? हमारे बाल बच्चों को रोजगार नहीं है, कौन देगा? होना चाहिए ना। यही डर है। आप भी पढ़ रहे हैं, सब कोई बाल बच्चों को पढ़ा रहा है, लाखों रुपया खर्च करके। प्लेटफार्म टिकट सब 50 रुपए करना तो अभी लेता है, 50 हो गया है कुछ स्टेशनों पर। आपका हमारा इतना दोहन हो रहा है, इतना दोहन हो रहा है कि आने वाले समय में हम जिंदगी कैसे काटेंगे सोचना पड़ता है। जर्मनी में एक स्थिति ऐसी आई थी हिटलर के समय, जब वहां के लोग जिंदा रहने को ही विकास समझना शुरू कर दिए थे। कम से कम जिंदा तो है ना, यही का कम विकास है।
वही हालत कहीं भारत में ना आ जाए। सारी सार्वजनिक संस्थाएं जब बिक जाएंगी, एक सार्वजनिक संस्था को खड़ा करने में सालों लग जाता है, करोड़ों करोड़ खर्च करना पड़ता है सरकार को। पहली सरकार जब आई आजाद भारत में, तो आपके यहां सुई तक नहीं बनती थी। कपड़े शर्ट का बटन जो है वह भी इंग्लैंड से आता था। जितनी भी सामग्रियां आप यूज करते हैं घर वगैरह बनाने में, इंग्लैंड से आता था। कच्चा माल यहीं से ले जाते थे अंग्रेज, और फिर उसी को वहां से बना करके यहां लाते थे और बेचते थे ऊंचे दामों पर। हमारे नेहरू जी की सरकार बनी, उन्होंने इसका अनुभव किया कि हमारे देश को खड़ा करने के लिए क्या जरूरत है। जब आजादी मिली थी तो विदेश के लोग हंसते थे, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सभी। उनका अनुमान था कि यह देश ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, यहां के लोग अपनी सरकार से शासन नहीं कर पाएंगे। नेहरू जी ने उनकी सारी आशाओं पर तुषारपात कर दिया। उन्होंने अनुभव किया कि इस देश को खड़ा करने के लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरी है। तब उन्होंने कोर सेक्टर की स्थापना करनी शुरू कर दी। मदद लेना पड़ा हमको, विदेशों से ही मदद लेना पड़ा, क्योंकि हमारे पास तो कोई संसाधन नहीं था। इस देश को तो अंग्रेजों ने पूरी तरह से चूस लिया था, खाली कर दिया था, कुछ था ही नहीं। तो फ्रांस से मदद लिया, जर्मनी से लिया, सोवियत संघ से लिया, इंग्लैंड से भी मदद लिया। सबसे पहले स्टील इंडस्ट्री खड़ा किया। बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, ये 4 इंडस्ट्रियल प्लांट की स्थापना हुई ताकि यहां लोहा बनना शुरू हो। फिर एनटीपीसी की स्थापना हुई, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो बिजली बनाती है। उसके बाद भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जो इलेक्ट्रिकल सामान बनाता है, इलेक्ट्रिक का बड़े बड़े ट्रांसफार्मर वगैरह। गैस इंडिया अथॉरिटी लिमिटेड, जहां आपका गैस खोज होता है, 25% ही हम गैस निकाल पाते हैं समुद्र से, बॉम्बे हाट। फिर ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, बड़ी बड़ी बांधों को बनवाया ताकि वहां से बिजली बनाया जा सके। नहरें निकाल करके किसानों के खेतों तक पहुंचाया, जिससे कि अनेक फसलों का पैदावार हो। इन सारी चीजों को करने के बाद एक पंचवर्षीय योजना में भारत की स्थिति थोड़ी अच्छी, बेहतर। और तब ये सारे प्राइमरी स्कूल खोलना शुरू हुआ। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, आईआईटी। उनको लगा कि हम ऐसे इंजीनियर बना रहे जो विश्व लेवल के हो। तो खड़गपुर, दिल्ली, बॉम्बे जैसे आईआईटी संस्थानों की स्थापना हुई, जहां का अधिकांश फीस सरकार देती थी। अधिकांश 90%, 10% फीस विद्यार्थियों को देना पड़ता था। और वहां से जो इंजीनियर निकलते थे वो अमेरिका और फ्रांस से कमतर नहीं थे, बेहतर थे। और यही कारण है कि उसमें से अधिकांश लोग चले गए अमेरिका। अमेरिका वालों ने बहुत ज्यादा वेतन देकर के उनको बुला लिया। लेकिन जो बचे, उस देश, हमारे देश की पूरे नक्शा को बदल दिया। मेडिकल के लिए एम्स की स्थापना हुई, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस। वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कभी आप दिल्ली जाएं और एम्स को देखें, उन्हीं की एक सहयोगी मंत्री थी पंजाब की, समकौर। सारी जमीन उनकी है जो एम्स में बना है। हजारों एकड़ की जमीन है वो एम्स फैला हुआ, उन्होंने दान कर दिया। वो महारानी थी अपने स्टेट की, पंजाब में, शायद पटियाला की थी। तो उन्होंने सारी जमीन दान कर दिया एम्स बनाने के लिए नेहरू जी को। उस पर एम्स खड़ा हुआ। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी,
ये जो जेएनयू देख रहे हैं इंदिरा गांधी के समय बना हुआ है, इंदिरा गांधी ने बनवाया था, जिसमें मात्र 350 रुपया में आज भी गरीब से गरीब बच्चा पढ़ाई कर लेता है। 350 रुपया महीना, अनुमान लगा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहां से कोई बच्चा निकलता है तो ये सोचकर निकलता है कि यहां से निकल ले और नौकरी हमारी लग गई। जेएनयू का वो विद्यार्थी होता है, आज उस जेएनयू को भी बर्बाद करने की साजिश चल रही। ये हमारे सामने दिक्कतें आने वाली है, लेकिन अब करना क्या है? 2 बार तो बेवकूफ बन चुके हैं, देखते दिमाग से जब अंधभक्ति दूर होगी लोगों की। कितने के हैं कि आज भी लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या बात करते हैं वो बहादुर, अभी पहली बार देश को बहादुर प्रधानमंत्री कहता हूँ कि 370 हटा दे, देखिए 317 पूरा नहीं हटा, कुछ भाग लगता है। उसको ये पता नहीं है कि 370 हटने से हमको कितना फायदा है। हमारे बच्चों को नौकरी लगेगी कि न लगेगी उससे उसको मतलब नहीं है। 370 पर गर्व कर रहा है। राम मंदिर बन गया, अब राम मंदिर से हमको पेट में रोटी चल जाएगी? ऐसे ऐसे मंदिर तो बहुत हैं, रोज पूजा करते हैं, क्या हो गया? आज भगवान राम भी जिंदा होते ना तो कहते कि ऐसी मूर्खता मत करो, अपने घर पर बैठ करके जो रोटी दाल मिलता है खाओ, मंदिर संदिर मेरा मत बनाओ भाई, ये तो मेरा अपमान है। कोई भगवान कहता है कि मेरे लिए मंदिर और मस्जिद बना दो? ये तो हम और आप दिखावा करने के लिए करोड़ों करोड़ लगाओ। क्या जाता है वो पैसा किसका लगा? हम लोग जीएसटी वाला, वो जो करोड़ों करोड़ उसमें लगा, इतने पैसे में एक से एक इंस्टीट्यूट, शैक्षिक इंस्टीट्यूट, जिसमें बच्चों को 1 पैसा फीस न देना पड़े, कोई वैसे संस्था स्थापित करता ना। डॉक्टर की कमी है यहाँ, हजारों डॉक्टर बहाल कर देता, हजारों शिक्षक और प्रोफेसर बहाल कर देते, ये काम न करता। तो अजीब सोच है लोगों की, उसमें क्या करेंगे? ये सब धीरे धीरे हम लोग बर्बादी की ओर जा रहे हैं। देखते हैं कब तक कहाँ रुकते हैं, कब इस पर विराम लगता है। तो कल जो हम लोग लिखे थे पॉइंट्स, आज उसमें हम लोग आगे कुछ जोड़ेंगे। इसमें बहुत सारे स्तंभ लेख या अभिलेख हैं जिनसे हमको इतिहास की जानकारी मिलती है, वहां से प्रमाण मिलता है। जैसे एक तरफ देखिए आप अभिलेख, दूसरे तरफ संबंधित शासक। पहला प्रयाग स्तंभ लेख, ये समुद्रगुप्त के बारे में है। यदि समुद्रगुप्त के बारे में हमको कुछ ऐतिहासिक चीजें पढ़नी है, जानकारी प्राप्त करनी है, तो बिना प्रयाग स्तंभ लेख के हम नहीं कर सकते, क्योंकि समुद्रगुप्त के शासन काल में उसका जो दरबारी कवि था हरिसेन, उसने वह लिखा था। तो इससे पता चल जाता है समुद्रगुप्त की एक्टिविटीज का। दूसरा, ग्वालियर प्रशस्ति, ये सब कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा मतलब? ये सब प्रयाग स्तंभ लेख, अरे अभिलेख है लिखा, कहाँ मिलेगा मतलब? जैसे ऐसे पढ़े लायक कहाँ मिलेगा? फिर तुम इधर उधर काहे के लिए जा रहे हो?
तुम यहाँ लिख रहे हो ना बोर्ड पर, कॉपी पर उतारो। ग्वालियर प्रशस्ति राजा भोज, नाम सुना है राजा भोज, लेकिन ये परमार वंश का है। भोज के शासक हुए हैं, लेकिन ये परमार वंशी शासक है। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल, एक कलिंग का राजा था पहली शताब्दी में। जुन्नागढ़, इसी को कहते हैं गिरनार अभिलेख। रुद्रदामन, गिसार अभिलेख, क्या जूनागढ़ में गिसार गिरनार, गिरनार ऐहोल अभिलेख, रुद्रदामन, रुद्रदामन, हाँ ऐहोल लिख लिए। रुक जाइए सर, पांचवा नहीं देना, पांचवा रहने दीजिए। ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, ऐहोल रुद्रदामन द्वितीय, कैसे द्वितीय ना? सॉरी पुलकेशिन द्वितीय। उसके बाद इसको मिटा दे। यस सर। पुलकेशिन द्वितीय, हाँ पुलकेशिन द्वितीय, नासिक अभिलेख, नासिक, गौतमी बलश्री, गौतमी गौतमी बलश्री, वंशश्री, सीढ़ी वाला में लिखा है वलश्री, श्री राम कैसे लिखा था वही वाला श्री। श्री जैसे भी मन है उसे लिखो, लेकिन श्री लिखो। कानपुर अभिलेख, स्कंदगुप्त, जूनागढ़ में दो है। स्कंदगुप्त, उस समय जो राजा होते थे ना, वो अपनी उपलब्धियों को अपने कवियों द्वारा, लेखकों द्वारा लिखवा करके चाहते थे कि हमारी जो पीढ़ी आए वो जाने कि हमने क्या क्या किया, हमारी क्या उपलब्धियां थी। वो इसके लिए लिखवाते थे। लेकिन बाद में जब इतिहासकार इतिहास लिखने लगे तो वहां से ये सारी इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो गया हमको।
कहाँ वो जमीन दान दिए, कहाँ वो लड़ाई किए, किसमें हारे, किसमें विजय प्राप्त किए, ये जानकारी हमको इससे अभिलेख, साहित्य की अपेक्षा अभिलेख ज्यादा सही सूचना देते हैं। अभिलेख पत्थर पर लिखा रहता है, पत्थर पर भी हो सकता है, ताम्र पत्र पर भी हो सकता है, लोहा पर भी हो सकता है, सिक्का पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, मूर्ति पर भी हो सकता है, मंदिर की दीवार पर भी होता है, कहीं भी हो सकता है। जैसे मंदिर उस समय लोग बनवाता था गुप्त काल में, तो उस मंदिर पर वो अपना लिखवा देता था, कब बना, किस शासक ने बनवाया, वो चूंकि वो शासक बनवाता था तो अपना नाम वगैरह सब खुदवा देता था। अब हमको जानकारी मिल जाती है कि इस काल में इस व्यक्ति ने ये इस मंदिर का निर्माण करवाया था, उससे तो स्पष्ट हो गया ना। साहित्य में दिक्कत होती है, साहित्य में दिक्कत इसलिए होती है कि मान लीजिए कल हम मर गए, इस किताब को चाहे आप प्रतिलिपि करना कोशिश किए, एक और ऐसे ही हम लिखें, तब आप क्या करेंगे कि अपनी इच्छा से, अपने पसंद के अनुसार बहुत सारी चीजों को इसमें से छोड़ देंगे, बहुत सारी चीजों को जोड़ देंगे और एक दूसरी प्रति आप तैयार कर लिए। तो साहित्य में इस बदलाव की संभावना होती है, जैसे रामायण और महाभारत में हुआ। लेकिन अभिलेख में जो पत्थर पर लिखा वो खुदा हुआ है, उसमें कहां बदलाव करेंगे आप? तो वो ज्यादा रिलेटिक इंफॉर्मेशन होता है, साहित्यिक इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा बदलाव होने की संभावना होती है। पांडुलिपि कुछ होता है जो हाथ से लिखा हुआ है, ये मेरी पांडुलिपि है। अच्छा, हम भी लिख रहे थे पांडुलिपि। पांडुलिपि है तुम्हारा, इसी को हम प्रिंट कर दें तब वो किताब हो जाएगी। ठीक है, शुरुआती दौर की जो पांडुलिपियां हैं, ताड़ के पत्तों पर, भोजपत्र पर, भोजपत्र कैसे? हाँ, भोजपत्र एक हिमालयी पेड़ है, उसकी छाल पर आज भी कुछ धार्मिक कर्मकांड हमारे यहाँ होता है तो भोजपत्र उसमें यूज होता है। हम दिखा देंगे भोजपत्र, एकदम पतला सा उजला रहता है, तो उस पर लोग लिखता था, लिख करके किसी बास्केट में सुरक्षित रख देता था। वो चीज आज जब हमको मिलती है तो हमको जानकारी मिलती है उस काल की। तो इतिहास ऐसे बनता है, इतिहास कथा कहानी से नहीं बनता है ना। इतिहास जो है वही वाला, बस वही इतिहास का मतलब ही वही होता है कि जो है वो प्रमाण मिलेगा तो आगे इतिहास बढ़ेगी ना सर। बाद में हम लोग मिडिवल पीरियड में जब औरंगजेब पढ़ेंगे तो आज तो औरंगजेब को न जाने रोज करोड़ों गालियां लोग देता है, ठीक है, लेकिन औरंगजेब में जो कुछ खूबियां थी उसको लोग नहीं बताता है। यह भी सही है कि औरंगजेब ने कुछ मंदिरों को तोड़ा था, जिसका उल्लेख और रोज टीवी पर आप देखेंगे बहस में, औरंगजेब के वंशज है, ये है या वो है, हिंदू धर्म का नाश कर दिया वगैरह वगैरह, जला दिया था सब। लेकिन औरंगजेब जो उस मंदिर को तोड़ा वो कुछ शासकीय आदेश से नहीं तोड़ा। जिस समय औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर था, पूरा हिंदुस्तान उसके अंडर में था, अफगानिस्तान तक सारा क्षेत्र उसके अंडर में था, एकमात्र बादशाह। यदि वो चाहता, एक आदेश देता, हिंदुस्तान के हिंदुओं के सारे मंदिरों को तोड़ दिया जाए, कोई ताकत थी जो वृंदावन, मथुरा, काशी, अयोध्या, ये जो या दक्षिण भारत में चले जाए विशाल विशाल मंदिर खड़े हैं, एक भी बचता क्या थी किसी का विरोध करने का ताकत? नहीं, उन्हीं मंदिरों को तोड़ा गया जिन मंदिरों को सहारा लेकर के हिंदुओं ने या विद्रोहियों ने औरंगजेब का विरोध किया युद्ध में, या जिस मंदिर के आड़ में कुछ गलत काम किए जा रहे थे दूसरे लोगों द्वारा, उन लोगों को पकड़ने के लिए उन मंदिरों को तोड़ा। जैसे विश्वनाथ मंदिर, यदि औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा
तो कुछ मंदिरों को दान भी दिया बनवाने के लिए, और जो दान दिया उसका दान अभिलेख आज भी मौजूद है। चाहे आप वृंदावन चले जाएं या मथुरा चले जाएं, हमारे मोबाइल में सेव है कुछ चीजें, डॉक्यूमेंट्स। तो हम इतिहास को इस रूप में देखेंगे। औरंगजेब कट्टर है, जरूर है, जिसने अपने भाई, तीनों भाई की हत्या कर दी, बाप को जिंदगी गुजारने पर, जेल में ही गुजारने पर मजबूर कर दिया, जहां उसकी मौत हो गई बाप शाहजहां की। तो कट्टर तो था, लेकिन उसमें जो कुछ खासियत थी वो पूरे मुगलिया सल्तनत में किसी और बादशाह में नहीं थी जो उसमें थी। ये भी हमको दिखाते हैं। तो इतिहास को हम इस रूप में मूल्यांकन करते हैं, जो उनकी अच्छाइयां हैं उसको भी रखते हैं, जो बुराइयां हैं उसको भी, जो जैसा है वैसा रखते हैं। यही इतिहास है, न कि इतिहास वो है कि हम कहें कि महाराणा प्रताप ने अकबर को पराजित कर दिया, शिवाजी ने औरंगजेब को पराजित कर दिया। ये इतिहास नहीं है। जो इतिहास का फैक्चुअल फैक्ट्स है वही। अब आगे आप पॉइंट्स लिखें। पतंजलि के महाभाष्य का लिखे हैं। हाँ, पतंजलि के महाभाष्य का यह कथन कि पुष्यमित्र शुंग ने दो अश्वमेध यज्ञ किए थे। दो अश्वमेध यज्ञ किए थे। डैश धन देव के अयोध्या अभिलेख से पुष्टि होती है। नेक्स्ट पॉइंट, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख उसी स्तंभ पर खुदा है। उसी स्तंभ पर खुदा है जिस पर सम्राट अशोक के अभिलेख हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त काल से पहले के अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। जबकि गुप्त काल और उसके बाद के अभिलेख
संस्कृत भाषा में है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट, केवल मस्की अभिलेख केवल मस्की अभिलेख, ब्रैकेट में दे देंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है मस्की। केवल मस्की अभिलेख और गुर्जरा गुर्जरा मध्य प्रदेश, गुर्जरा अभिलेख में ही अशोक नाम आया है। अन्य सभी अभिलेखों में उसे देवानाम पियदसी कहा गया है। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन अभिलेख सैंधव सभ्यता की मुहरों पर है। सैंधव सभ्यता की मुहरों पर है, लेकिन उन्हें पढ़ने में अभी सफलता नहीं मिली है। सबसे पहले पढ़ा जाने वाला अभिलेख तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अशोक के अभिलेख हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, सातवाहन शासकों का पूरा इतिहास सातवाहन शासकों का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों पर तैयार हुआ है। साहित्यिक साधनों से उन पर बहुत कम प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम अभिलेख से, नक्शे रुस्तम अभिलेख से पता चलता है कि ईरानी सम्राट दारा प्रथम ने ईरानी सम्राट दारा प्रथम ने सिंधु घाटी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट, भारत में प्राचीनतम सिक्के भारत में प्राचीनतम सिक्के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। और ये चांदी के बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्राचीन काल में सिक्के चांदी के अलावा सोना, तांबा,
सोना, तांबा, कांसा, प्रोटीन, कांसा, प्रोटीन, प्रोटीन, हाँ प्रोटीन तथा शीशे के भी बनते थे। प्रोटीन की टीन, प्रोटीन प्रोटीन अल्युमिनियम टाइप का एक होता है धातु। नेक्स्ट पॉइंट, वे प्राचीनतम और पहले ऐसे सिक्के सिक्के जिनकी पहचान की जा सकती है कि उनका प्रचलन कब और किसके द्वारा किया गया, वे हैं बैक्टीरिया के हिंद यूनानी शासक बैक्टीरिया उत्तरी अफगानिस्तान में यह राज्य था। बैक्टीरिया हिंद यूनानी शासक। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं। मौर्योत्तर काल के मिले हैं। मौर्य के बाद के काल, मौर्य के बाद, खासकर गुप्त काल में। और शक शासक जो आते हैं, फिर कुषाण शासक आते हैं, गुप्त शासक आते हैं, इन सब लोग। नेक्स्ट पॉइंट, सोने के सबसे अधिक सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किया था। गुप्त शासकों ने जारी किया था। नेक्स्ट पॉइंट, समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर यूप बना हुआ है। यूप बना हुआ है और अश्वमेध पराक्रम, अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ।
इससे पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ किया था। अब युग की क्या है? तो जब अश्वमेध यज्ञ होता था जिस स्तंभ से घोड़ा बांध करके रखा जाता था, मान लीजिए कि ये स्तंभ है और इस पर घोड़ा बांधा हुआ है, यह जो स्तंभ है इसी को कहा जाता था युग। ये स्तंभ कहलाता था युग। हाँ। इसके बाद महारानी जो थी होती थी, उनकी पूजा वूजा करके घोड़ा के छोड़ दिया। फिर वो जहां जहां घूमा घोड़ा, और यदि विरोध नहीं हुआ तो सब उसका जमीन हुआ कि ये राजा का क्षेत्र है, राज्य। यदि कहीं विरोध हुआ तो फिर राजा के सैनिक गए, युद्ध हुआ, या तो पराजित हुए या पराजित किए। फिर वो घोड़ा आता था, लौट करके लाया जाता था साल भर के बाद, और फिर वहां यज्ञ शुरुआत होती थी। उस घोड़े को फिर मार दिया जाता था, मांस वगैरह लोग अपना खाता था, आगे की क्रियाएं यज्ञ में होती थी। तो इस स्तंभ को ही, जिस स्तंभ पे घोड़े को बांधा जाता था, उस स्तंभ को ये युग का था। ठीक है, पढ़ते हो? हैं? बोलता नहीं? मैं बोलता है ना सुनता है। जो नहीं बोलता है बाय बर्थ जो गुण होता है वो सुनता नहीं, उसका प्रॉब्लम ये होता है। जहाँ पर कान का कनेक्शन है ना, गला से होता है, तो वहाँ पर जो टॉन्सिल होता है वो टॉन्सिल बड़ा होता है, जिससे कि जो ध्वनि तरंग पैदा होती है, हम सुनते हैं उसी से ना। कहीं आवाज आती है तो यहाँ पर जो चदरा होता है वो तरंग एक पैदा करता है, कंपन, और उसी कंपन से हम सुनते हैं। इन लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो जो टॉन्सिल है ना, तो वो कंपन नहीं हो पाता, और ऑपरेशन भी अभी पता नहीं, अब साइंस आगे बढ़ गया है। 10-20 साल पहले तक तो सक्सेस नहीं होता था, अब हो जाता है। कोई देखे हो कोई ऐसा मरीज है? अरे सुनने के लिए तो किताब में हम लोग भी पढ़ते रहते हैं, मैगजीन में, लेकिन कोई वैसा मरीज प्रत्यक्ष में नहीं मिला जिससे कि हम जो जन्म से बोल नहीं किया वैसा ना वो सुनता नहीं है। मेरे साथ भी एक बच्ची थी स्कूल में, बहुत प्रयास किया गया उसको दिखलाने का, वो सुनती थी, ऐसा नहीं था कि सुनती नहीं थी, वो खूब सुनती थी। उस जो हम लोग स्पष्ट जो बोलते हैं ना, उसकी आवाज दूसरे तरह की थी, बोल नहीं पाती थी, स्पष्ट आवाज नहीं निकलती थी। लिख लेता है, समझ लेता है। मेरे गांव का भी एक बच्चा था, हम समझ नहीं पाते, देखिएगा तो सब समझ के नोट करते देख के मैंने समझ सुन नहीं रहा, लेकिन आप जब सब लिखते हो तो लगता है आप समझेगा। यही सब प्रकृति की रचनाएं होती हैं, प्राकृतिक। लड़की के भी कोई लोग देखने को कोई बेचारे हाथ से प्राकृतिक रूप से गर्भावस्था में ही विकृति आ जाती है। उसके भी बहुत कारण है, मेडिकल कारण होते हैं। तो आदमी उस समय सचेत नहीं हो पाता है,
बाद में ये सब किसी का नाक कटा हुआ, किसी का ओठ फटा हुआ है, देखे या ऐसे सटा हुआ रहता है, किसी का हाथ ही नहीं रहेगा, जन्म से ये हाथ उसका नहीं बना। कितने औरतें कहना थे कि अच्छा ये तो क्या बात करता है? चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण लगता ना तब बैगन काटते ना उस वक्त हाँ। बच्चा रहता है पेट में तब फट जाता बटवा। उनकी बात हटा दो। बगिरिया काटी लौटा काटी। अद्भुत संरचना इस धरती की है। तो वही से नहीं कोई बनाता है खाना वाना चंद्रग्रहण। तुम तो पढ़ते ना हो जी। बाकी हाथ से सा जुड़ा था तो हाथ वाला बतिया सुनवे ना करेगा। वो बतिया क्या कहता है लोग, कहता है उस पर मत जाओ। उन लोग के तो साथ है कि जो ग्रहण लगता है वो आज भी राक्षस उक्षस उसको ग्रसित करता है, पकड़ता है। सर नहवा देता है घर में हमको। हाँ कहाँ नहाते हो? नहवा देता है कि नहाया इन सब अंधविश्वासों के पीछे में मत पड़िए। पढ़ते ना लेकिन समाज देखते हैं ना तो कहते हैं ऐसा होता है। इसी चीज को तो दूर करना है। असली लोग एक बात ये नहीं मानेगा कि सब बोलेगा तो कोई सुनना नहीं करेगा इसको। न सुने, ये भी ठीक बात है कि न सुने। और दूसरा कोई थोड़े, इसकी जो माँ होगी सुन जाएगी।